सपोज आप और मैं ना फ्री फायर खेल रहे हैं और फ्री फायर खेलते खेलते मैंने ऐसे बोला यार ऐसा करते हैं क्या घर में बैठे हुए हैं थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं। तो जब हम बाहर घूमने गए तो मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, मैंने कहा ये बताओ कि आपको क्या दिख रहा है, तो आपने बोला कि ये क्या, ये कैसा सवाल है, डॉग रन करता हुआ दिख रहा है एंड वो जो आदमी चिल्ला रहा है वो मूव कर रहा है, दिख नहीं रहा। मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। मैंने पूछा क्या वो अलाइव है, क्या वो जिंदा है, तो आपने बोला अरे जिंदा नहीं है तो वो आदमी कैसे बोल रहा होता, डॉग कैसे रन कर रहा होता। मैंने कहा अच्छा तो एक बात बता, अगर मैं उनको सुला दूं तब, तो बोलेगा सुला दूं मतलब तब वो लिविंग नहीं होगा, तब भी होगा। मैंने कहा क्यों होगा लिविंग, तुम कह रहे हो कि सुला दिया तब भी लिविंग है, तूने बोला कि मतलब वो ब्रीदिंग कर रहे हैं इसलिए वो लिविंग है। अच्छा मैंने कहा एक बात बताओ, प्लांट्स तो ब्रीद नहीं करते, तो प्लांट्स को क्यों लिविंग कह रहे हो, तुम कहते हो कि नहीं ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना इसलिए तो लिविंग है। अच्छा ये बात है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करता है वो लिविंग होता है। एक बात बताओ, कुछ ग्रीन प्लांट्स नहीं होते मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो वो क्या जिंदा नहीं है, तो आप बोलोगे ये क्या, आपने तो कंफ्यूज कर दिया पूरा। तो यानी कंफ्यूज मैंने नहीं किया, कंफ्यूज तो आप हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स में होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज है इसको देख के मैं कह दूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मूवमेंट की बात कर रहे हो कि डॉग रन कर रहा है तो वो अलाइव है, अच्छा इस हिसाब से कह रहे हो, तो एक बात बताओ कार है वो भी रन कर रही है, वो भी दौड़ रही है, चल रही है, पार्टी शार्टी कर रही है ना, जो वो लॉन्ग ड्राइव वाली कार वो चल रही है, तो जब वो मूव कर रही है तो आप बोलोगे कि वो भी लिविंग है, अच्छा ऐसा है। बट आप बोलोगे नहीं मुझे इतना तो पता है, इतना तो दिमाग है कि वो लिविंग नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बाकी की प्रोसेस नहीं कर रही इसीलिए। तो मुझे ये बताओ कि जो लिविंग्स होते हैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप बोलोगे आप तो लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहे हो लिविंग की, एक बात ध्यान से सुनो, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो एक्चुअल में बायोलॉजी की शुरुआत है, एंड बायोलॉजी की शुरुआत, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लिविंग बींग्स, जिसमें आप लिविंग बींग्स की साइंस को पढ़ते हैं बस और कुछ नहीं। इसके अलावा हम नॉन लिविंग्स के बारे में नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल हम कभी इसमें ये नहीं पढ़ रहे कि एप्पल गिरा तो न्यूटन के सर पे लगा, नारियल गिरा था ना, कि एप्पल नारियल गिरता तो मजा आ जाता वहां पे, है ना, ये सोच रहे हो। तो वो लिविंग चीज जो है उसको डिस्कवर करते हैं, उसको देखते हैं हम, ना कि नॉन लिविंग चीजों को देखते हैं हम बायोलॉजी में। तो इसीलिए पहले ये तो पता हो कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं, उसकी फीचर्स क्या होती है। तो आप ही बताओ पहले कि अगर कोई चीज लिविंग है तो आप क्यों लिविंग बोल रहे हो। तो आपने लिविंग इसलिए बोली क्योंकि नंबर वन वो मूव कर रहा है ना, वो जो चिल्ला रहा था और डॉग रन कर रहा था मूव कर रहा था। बट ये जो मूवमेंट है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डिफाइनिंग इन द सेंस कि सिर्फ लिविंग में हो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक। अब ये मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी जो है ये तो कार में भी है, बट कार क्या लिविंग है, नहीं। आपको ये नहीं याद रखना कि डिफाइनिंग वगैरह, बस आप ये देखो कि जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स की वो क्या होती है। मैंने कहा अच्छा मूवमेंट तो करता है और क्या करता है बताना तो। और जो वो इंसान था ना जो चिल्ला रहा था, वो जो गली में चिल्ला रहा था पागलों की तरह, वो ग्रो भी तो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। अच्छा ग्रोथ, तो नंबर टू मैंने लिखा ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। और बताना जरा क्या हो रहा है, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या चीज देखते हो लिविंग में। तो आपने बोला मैं एक और चीज देखता हूँ, क्या देखते हो, कि वो ना खाना खाते हैं। अच्छा खाना खाते हैं यानी कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी करते हैं वो। और क्या करते हैं बताना, वो ना खाना जब खा लेते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। मतलब खाना खाया, खाना खाने का मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको टुकड़े कर लिए, अब वो जो टुकड़े हुए हैं उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, एनर्जी को निकालना, वो भी करते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यानी वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, हाँ हाँ रेस्पिरेशन भी करते हैं। और क्या करते हैं बताओ। तो आपने बोला एक बात बताओ, जब हम किसी को बोलते हैं खेलेगा फ्री फायर, ऐसे बोलते हैं, अगर कैसे डायलॉग है खेलेगा फ्री फायर, तो अगर जब हम ऐसे उसको बोलते हैं तो वो अपनी तरफ से रिप्लाई देता है भाई मैं नहीं खेल रहा, ये क्या फालतू की चीज है फ्री फायर, हट मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब जो वो इफेक्ट हो रहा है ना उसके ऊपर, यानी उसको फील हो रहा है, यानी उसके अंदर फील है, यानी कि वो सेंसिटिव है आपको लेकर के, उसने रिस्पॉन्स करा है। तो उसके अंदर क्या है, सेंसिटिविटी भी है। कौन सी सेंसिटिविटी, सेंसोडाइन वाली क्या, दांतों में झंझनाहट, तो सेंसोडाइन वो वाली नहीं। सेंसिटिविटी यानी कि फील करना, महसूस करना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं आपस में, अभी पढ़ नहीं रहे, बात कर रहे हैं। जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमें फील हो रहा है, एक दूसरे की बातें हम फील कर पा रहे हैं और साथ साथ में हम चीजों को लिख रहे हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग हो रही है, तो हम सेंसिटिव है। और क्या होता है लिविंग में बताना जरा। वो ना एक और काम करते हैं क्या, सुबह सुबह ना 10-15 मिनट के लिए टॉयलेट में घुसे रहते हैं। अच्छा तो वो क्या हो गया, एक्सक्रीशन प्रोसेस में आ गया वो फिर।
तो ये कौन सी चीज करते हैं, एक्सक्रीशन। एंड जो डॉग का स्टाइल होता है एक्सक्रीशन का, वो तो अलग ही होता है ना, देखा होगा आपने। वही देखते रहते हो और कुछ नहीं करते। और क्या करते हैं लिविंग बींग्स, बताना। एक बात बताओ, कुर्सी रखी है मान लो यहाँ पे, क्या कुर्सी में से थोड़ी देर बाद एक और कुर्सी निकल सकती है? क्या कह रहे हो, ये फालतू की बात है कि वो कोई प्रिंटर मशीन या कॉपी मशीन में गया है क्या जो प्रिंट हो जाएगा या कॉपी हो जाएगी उसकी, है? नहीं। मतलब कि मैं ऐसा कह रहा हूं, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिससे कि लिविंग बींग्स अपने आप को बढ़ा सकते हैं, यानी एक से दो, दो से चार, यानी जो बढ़ना है जैसे बढ़ते रहेंगे, यानी कि एक तरह से बेबी यानी बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं लिविंग, अच्छा ये बात है। यानी आपने अभी मुझे बैठे बैठे लिविंग बींग्स की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक बता दी। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो आप पढ़ोगे सारा, ये 10th क्लास में कुछ तो ऐसा जो आप पहले से पढ़ के बैठे हुए हो और कह रहे हो कि मुझे नहीं पता। अभी बताता हूँ मैं कौन सा आपने पढ़ा है। देखो, जो मूवमेंट है, मूवमेंट किससे करते हो, मसल से करते हो, स्केलेटन से करते हो, यानी हड्डी, वो हमारे दोस्त हड्डी टाइप के नहीं होते कुछ, जो हम बोलते हैं ओए हड्डी किधर जा रहा है, ओए हड्डी, तो वो हड्डी जो है वो हड्डी से मूव कर रहा है। तो हड्डी मेरा बड्डी है, हड्डी मेरा बड्डी वाला हड्डी, तो वो हड्डी से मूव कर रहा है, अपने शरीर से मूव कर रहा है। तो ये जो हड्डी है, स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में क्या आपने पढ़ा नहीं है? पिछली क्लासेस में याद करो, छठी सातवीं के आसपास पढ़ा है। वो एक खोपड़ी सी बनी रहती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था कि टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। याद आ रहा है ना, पढ़ा है ना। और तो मूवमेंट को तो पढ़ रखा है। अच्छा, ग्रोथ को पढ़ा है क्या? ग्रोथ को हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, जो कि जो हमारा हार्मोन वाला चैप्टर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है। अभी कुछ नहीं समझ आएगा मुझे पता है, बस ऐसा मान के चलो एक ऐसा केमिकल होता है जिससे हाइट बढ़ती है। हाइट, पता नहीं मेरी हाइट कम क्यों है, मुझे हाइट बढ़ाने कोई तरीका बताओ ना। अरे हाइट बढ़ जाएगी, अभी टेंशन मत लो। अभी कितने साल के हो, 16, 17, 15 के होगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम 15, ज्यादा से ज्यादा 17 के होंगे। तो अभी क्या हाइट बढ़ानी है तुम्हें, बढ़ जाएगी अपने आप ही, टेंशन मत लो। तो हाइट तो बढ़ जाएगी। अब देखो, न्यूट्रिशन वो इसी चैप्टर में पढ़ना है, रेस्पिरेशन इसी चैप्टर में पढ़ना है, सेंसिटिविटी, सेंसोडाइन वाली सेंसिटिविटी ये कोऑर्डिनेशन वाले में पढ़े, तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें पढ़ेंगे। एक्सक्रेशन ये भी इसी में पढ़ना है। कौन कौन सा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन इसी में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, भाई साहब रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि इसके लिए तो एक अलग ही चैप्टर दे दिया पूरा का पूरा, मस्त एकदम मजेदार चैप्टर है वो भी, उसमें और मजा आने वाला है। बाकी ये जो बायोलॉजी है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि फील करोगे तभी ज्यादा समझ आएगा, एंड कहानी के थ्रू समझोगे तब ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसे नहीं कि बोरिंग इंसान, पढ़ने आया हूँ, पढ़ने बैठा हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उस तरह से पढ़ना ही नहीं है, वो बहुत गलत तरीका हो जाएगा। फिर आप ये सोचो कि आप कहानी सुन रहे हो और आपको खुद नहीं पता चलेगा, देखना कि आपसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अपने आप खुद ही सोचोगे आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस, इसके बारे में हम पूरा का पूरा बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये तो सारी लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक बात बताओ, ये जो वायरसेस है, वायरस मतलब कोरोना वायरस, हाँ उसको ही मान सकते हो, तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? यार लिविंग है कि नॉन लिविंग? मूवमेंट हाँ करता है, मूव कर सकता है, बट एक बात बताओ, अगर बाहर है ऐसे ही, तो किसी चीज पे मान लो हाथ पे वायरस चिपका हुआ है, तो क्या वो अकेले मतलब बिना किसी की मदद के मूव कर जाएगा? अगर वायरस कहीं चिपका हुआ है, बाहर रखा हुआ है, तो क्या वो अपने आप मूव कर जाएगा? वो अलग बात है कि हवा से कर जाएगा, उसकी बात नहीं करा। क्या वो खुद मूव करेगा? नहीं। क्या वो ग्रो करता है? अगर वो बाहर होगा तो ग्रो करेगा। अब एक बात बताओ, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो ग्रो करेगा? करेगा भाई करेगा, एक से दो, दो से चार हो जाएगा। अगर वायरस सेल के अंदर है यानी हमारी बॉडी के अंदर आ गया, तो क्या वो ग्रो करेगा? हाँ तब तो करेगा। और ऐसे करेगा कि एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ऐसे होता रहेगा वो, मतलब मल्टीप्लाई होता रहेगा एक तरह से। तो अंदर तो ग्रो कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन फेफड़ा है क्या उसके अंदर? रेस्पिरेशन है नहीं। न्यूट्रिशन, खाना वाना खाता है क्या? हाँ वही खाना वाना खाता होगा, अंदर बॉडी के अंदर उसे कुछ न्यूट्रिशन लेने होते होंगे। एंड सेंसिटिविटी है उसके अंदर, हाँ सेंसिटिविटी, अगर बॉडी के अंदर आ गया तो सेंसिटिविटी है, लेकिन बाहर कोई सेंसिटिविटी नहीं है। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का नहीं पता, हम थोड़ा ना उसको टॉयलेट में देखे हैं वायरस कि टॉयलेट करने गया हुआ है, वो गेट खटखटा रहे हैं, और अंदर कौन है? आई एम द वायरस, कोरोना वायरस है, ऐसा होता है नहीं। तो रिप्रोडक्शन करता है वो, हाँ रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ हो रहा था, हाँ ठीक है। बट ये सारी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, ये सारी कब हो रही है? जब वो सेल के अंदर है।
यानी किसी लिविंग के अंदर है तब ये सारी चीजें हो रही है, अदरवाइज हो ही नहीं रही। तो अगर ये बंदा बाहर है, कौन, वायरस, अगर ये बाहर है तो इसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। लेकिन जब अंदर आ गया बॉडी के किसी सेल में आ गया तो इसको लिविंग बोलेंगे। तो अब यार एक बात बताओ, इसको लिविंग बोलो कि नॉन लिविंग बोलूं? तो पहली बात तो ये समझो कि इसमें ऐसा होता है कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होती है लोगों के बीच में। तो वैसे इसके में भी कंट्रोवर्सी है, यानी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कहते हैं ये लिविंग है, दूसरे वाले कहते हैं ये नॉन लिविंग है। तो सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। मतलब वायरस, मतलब क्वेश्चन आ सकता है ये कि आर वायरसेस अलाइव, क्वेश्चन है आर वायरसेस अलाइव, क्या वायरसेस जिंदा है या फिर नहीं है, वायरसेस अलाइव और नॉट, बताओ मुझे। तो मैंने बोला वायरसेस जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट करते हैं, तो आप बोलोगे हाँ करते हैं वायरसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, बट क्या वो बॉडी के अंदर आएंगे तब करेंगे ना, बाहर कैसे कर लेंगे? तो मैं लिखूंगा वायरसेस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अंटिल दे इन्फेक्ट द सेल, यानी कि जब तक वो इन्फेक्शन नहीं करेगा, जब तक वो मतलब उसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो लिविंग कब है, जब बॉडी के अंदर है। तो मैं लिखूंगा वायरसेस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वायरसेस जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते, डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अंटिल जब तक कि दे इन्फेक्ट सम सेल्स। मतलब भाई साहब जब तक इन्फेक्शन नहीं करेगा, जब तक वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट करेगा ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है? थोड़ा एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पूछा कि वायरसेस जिंदा है कि नहीं, तो भाई बाहर है तो फिर वो तो मुर्दा है, नॉन लिविंग है, बट अंदर आ गया तो जिंदा है। तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जब तक शो नहीं करेगा, जब तक कि वो अंदर ना आ जाए, जब तक वो इन्फेक्ट करना है, बॉडी के अंदर आना। तो मैंने लिखा वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, viruses do not show molecular movement until they infect some cells, so it is controversial। controversial आते ही controversy खड़ी कर दी इसने, controversial whether it is living or not। मतलब ये वायरसेस जो है एक तरह से कंट्रोवर्शियल है, ये एग्जाम में सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिविंग, ऐसे करके आ गया मान लो, या फिर मतलब एक अलग सा आंसर होगा, बाकी सब लिविंग होंगे। जैसे मान लो बैक्टीरिया दे दिया, प्लांट्स दे दिया, ह्यूमन दे दिया, एंड एक वायरस आंसर है उसमें, तो वायरस वाला टिक लगा लेना, क्योंकि वो वहां पे नॉन लिविंग माना जाएगा। क्यों? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वायरसेस जो है उसको नॉन लिविंग कब मानोगे, जब वो ऑप्शंस जब 3 दे रखे होंगे लिविंग वाले और एक अकेला वायरसेस दे रखा होगा, तो वायरस को टिक कर देना अगर नॉन लिविंग पूछा होगा तो इस तरह से करते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कि वायरसेस अलाइव है या नहीं, यानी कि वो लिविंग है या नहीं। अब एक बात बताओ, जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी लिविंग थिंग्स की, मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, पता नहीं क्या क्या, जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे लिविंग के अंदर जो आपने मुझे बताई थी, वो कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कौन कर रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक आई कहां से? मतलब ऐसा कुछ तो होगा ना, मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीज हो रही होगी ना हमारे शरीर के अंदर जरूरी, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही होगी। तो क्या है ऐसी चीज जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो जो चीज, देखो लिविंग को लिविंग क्यों कहते हैं, लिविंग को लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मेनली कुछ ऐसा हो रहा होता है, कोई ऐसी प्रोसेस हो रही होती है जो कि लाइफ को सस्टेन करती है, असेंशियल प्रोसेस होती है जो कि लाइफ को मेंटेन करती है, सस्टेन करती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। समझ आया? मतलब मैं कह रहा हूं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब पहले तो यहां शुरुआत हुई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग क्या होती है, इसलिए मैंने समझाया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग के बाद फिर हमने देखा कि ओ भाई साहब ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेनली जो असेंशियल प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस। अगर उसके अंदर ये लाइफ प्रोसेस होगी नहीं तो मूवमेंट कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे करेगा, कुछ तो कर ही नहीं पाएगा, फिर तो वो रिप्रोडक्शन क्या, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो फिर अब हम देखेंगे ये कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से असली शुरुआत होती है हमारे चैप्टर की। वायरस गया भाड़ में, हट, सारी दुनिया में तबाही मचा दी कि 2020-21 में है। तबाही किस बात की सर, हमारे लिए तो बहुत हंसी की बात थी, वो खुशी की बात थी। किस बात की खुशी? हमें ना पेपर देने नहीं जाना पड़ा, हमें ना फ्री के नंबर मिल गए। एक बात बताऊं, जब फ्री के नंबर मिले थे ना, तो उसके बाद ना बच्चे ना, जब 1-2 साल बाद पता चला 2022-23 में,
तो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी फ्रैक्शन सीख रहे हैं। देखो जो तीसरी चौथी के बच्चों का आता है, मतलब लर्निंग कर्व होता है ना, वो एकदम ही कम हो गया था। भाषण मत दो, हाँ ठीक है चलो। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कौन करता है, वो करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। Life processes. Now, what is life process? Life process is essential process, जरूरी process, essential processes that maintain life of living organism, living organism। मतलब ऐसी इतनी जरूरी प्रोसेस है, इतनी जरूरी, बहुत। देखो एक बात बताऊं, जो रिप्रोडक्शन है ना, वो भी एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस में ही आता है, सही बात कहूं तो। बट उसको अलग सेपरेट चैप्टर दे रखा है, बट हमें तो वही पढ़ना है ना जो एनसीईआरटी ने बोला है। एसेंशियल प्रोसेसेस दैट मेंटेन लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। एंड ये कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है, तो नंबर 1, आप उठे सुबह, आपने करा एक्सक्रेशन, है ना, एक्सक्रेशन। बट मैं वहां से नहीं जोड़ूंगा, मैं जोड़ूंगा वो गंदी चीज है ना, ऐसे सोचते हो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्रोसेस एक्सक्रेशन। अब ध्यान से सुनो, मैं शुरुआत करता हूं वहां से, जब आपने स्कूल जाते टाइम में आपका ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। तो जब आपने ब्रेकफास्ट किया, तो जो ब्रेकफास्ट, मान लो आपने खाया ब्रेड, मान लेते ब्रेड खाया, ब्रेड और चाय, मतलब सुबह ऐसे इधर, मतलब खाना वाना बन जाता होगा तो ठीक है, लेकिन मान ले तो रोटी खाई, ब्रेड और रोटी, मतलब इंग्लिश में रोटी को ब्रेड कहते हैं तो रोटी खाई आपने। तो जब आपने रोटी खाई, तो रोटी को आपने, जो रोटी इतनी बड़ी थी, गोल गोल रोटी, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़े करे। एंड जब आपने उस रोटी को छोटे टुकड़े करे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, मतलब आपने खाना लिया ना, तो वो जो प्रोसेस जिससे आपने फूड ऑब्टेन किया और फिर आपने उससे एनर्जी यूटिलाइज करी है अंदर। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस खा के निकल जा रहा हूँ, हाँ पता है, लेकिन हो क्या रहा है अंदर, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपने मतलब खाने को चबाया तो भाई छोटा तो करा ना, इतना तो करे कि पूरा निकल गया, गटैक करके निकल गए, ऐसे नहीं करते ना। तो आपने जब इसको अंदर लिया, मतलब खाना जब रोटी अंदर लिया आपने, तो उसके टुकड़े हो गए। तो वो जो प्रोसेस है जो आपने करा, मतलब खाना लेना, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब देखो, जब आपने न्यूट्रिशन करा और आपका जो फूड है वो छोटा हो गया, अब वो जो छोटा फूड है, बस काम खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी उससे एनर्जी निकालनी पूरी, उससे एनर्जी चूस के पूरी एनर्जी ले लेनी है, उससे जितनी भी एनर्जी उसके अंदर है, छोटे छोटे उसके टुकड़ों के अंदर, सारी एनर्जी हम उसके अंदर से खींच लेंगे। एंड जो ये प्रोसेस है एनर्जी लेने की, वो जो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स है, क्या कह रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो एक रोटी है, मान लो आपने रोटी खाई, रोटी ऐसी होती है ना, कैसे ऐसी ऐसी बिंदी बिंदी होती है इसमें, तो आपने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और ये जो प्रोसेस है, ये छोटे छोटे टुकड़े आपने करे, एक्चुअल में से डाइजेशन कहते हैं। बट आपने फूड जो ली, फूड लेने से लेकर एनर्जी ऑब्टेन करने तक, इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। डाइजेशन और न्यूट्रिशन अलग है, आगे देखने वाले, टेंशन मत लो। तो ये जो छोटा छोटा है ना, अब इससे हमें एनर्जी निकालनी है, क्या लेनी है, एनर्जी। तो इस छोटे छोटे पार्टिकल से, फूड पार्टिकल से एनर्जी को लेना, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अरे रेस्पिरेशन उसे कहते हैं, रेस्पिरेशन तो वो होता है ना सांस लेना, नहीं, सांस लेना नहीं होता रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी सांस लेना अलग चीज है, दोनों ही अलग है एकदम, उसको हम आगे देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो न्यूट्रिशन हुआ, पहले न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन। अब ये जो एनर्जी मिली है, ये एनर्जी कहाँ मिलेगी, तो ये जो एनर्जी है ये एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। बट हमें एक जगह तो चाहिए नहीं, हमारे तो अपने हाथ भी हिलाने, पैर भी हिलाने, अपने मुंह भी हिला के बोलना है खेलेगा फ्री फायर। तो ये सारी चीजें जब हमें करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को हर जगह पहुंचाना पड़ेगा, यानी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हर जगह पे, जिसे हम कहते हैं, जो कि प्रोसेस जो इसके अंदर आता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ये जो प्रोसेस है जहां से एनर्जी हर जगह पे पहुंचेगी, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी ऐसे मान लो कि आपके जो सारे रिश्तेदार हैं एक जगह पे आ गए, अब सबको अपने 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 ठिकाने पे जाना है, तो अपने अपने ठिकाने पे जाना है तो सबको कुछ चाहिए, रिक्शा चाहिए, चाहे बस चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, तो
ट्रांसपोर्ट करना है उनको अलग अलग। तो वैसी एनर्जी जब एक जगह बन जाती है तो उस एनर्जी को भी अलग अलग बॉडी के हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना है ताकि बॉडी का सारा हिस्सा फंक्शन कर पाए अच्छे से। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बट जो प्रोसेस हुई है ना, इस दौरान हो क्या रहा है कि हमारे जो सेल्स है उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकल रहे हैं, कुछ चीजें पुरानी। जैसे मान लो घर में ऐसा नहीं होता कि सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, मतलब हमारा घर ही है एक तरह से। देखो कैसे कि जो हमारे घर में जब हम सारी चीजें यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने सब्जी बना ली, खाना वाना सब बना लिया, तो उसमें से जो छिलके आए वो कचरा एक तरह से आया। तो वैसे हमारी बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल आता है। वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को जो इजेक्शन करने की जो प्रोसेस होती है, वेस्ट मटेरियल को निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकालना यानी एक्स, वो वाली एक्स नहीं, एक्स यानी कि एक्सक्रिएशन करते हैं हम। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। जो आपने सबसे पहले करी थी वो सबसे लास्ट में लिख रहा हूं, एक्सक्रिएशन। तो ये चारों प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में जैसे ही हम ये चारों प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तो पहला एपिसोड है, चैप्टर खत्म होने की बात कर रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है सच्ची में, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपिरेशन, सब चीज एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना मेरे साथ, तो आपको ना थोड़ी थोड़ी डॉक्टर वाली फील आ रही होगी एक तरह से, कि ऐसा लग रहा है मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ। बट डॉक्टर नहीं बना रहा आपको मैं, बस 10th के लिए एग्जाम के लिए बस मैं करवा रहा हूँ। बट मैं पूरा इस चैप्टर को फील करवाऊंगा। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, ये चारों की चारों प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो हेडिंग डालो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी ना तो आपको वही पता चल गया होगा न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसकी एनर्जी को, मतलब फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं। मतलब हमें फूड लेना भी है और उसको यूटिलाइज भी करना है, लेके उसको यूज भी कर लेना है। सिर्फ लेने से काफी नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। मतलब फूड को ऑब्टेन भी करना है और यूटिलाइज भी करना है। अब देखो जो न्यूट्रिशन होता है ये एक प्रोसेस है, यानी खाना लेने का और उसको यूटिलाइज करने का तरीका होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे पास मतलब ओवरऑल पूरी धरती पे जो लोग हैं उनके पास, जितने भी लिविंग है उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मम्मी पापा हमारे हैं और हम हैं, हम इन दोनों का। तो जो हमारे मम्मी पापा है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपना पैसा खुद कमा रहे हैं, जबकि हम जो है उन पे डिपेंड है। तो जो मम्मी पापा है ना वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है, हम पे डिपेंड नहीं है, लेकिन हम जो है उन पे डिपेंड है। तो एक तरह से ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, एंड जो हम होते हैं हेट्रोट्रॉफ। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, देखो ध्यान सुनना, सिर्फ सुनते जाओ, सब कुछ समझ आते जाएगा अपने आप। जो ऑटोट्रॉफ होता है वो इंडिपेंडेंटली अपना फूड खुद बना लेते हैं, जबकि जो हम है ना हेट्रोट्रॉफ, वो फूड ऑटोट्रॉफ से ऑब्टेन करते हैं, यानी हम उन पर डिपेंड है। हम छोटे बच्चे हैं एक तरह से। और सच्ची में जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो हमारे भगवान है, और उससे बड़ा भगवान कौन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखना, बायोलॉजी में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूट्रिशन तो समझ आया कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग फूड दो तरह का होता है, ये भी समझ आ गया अभी तक। तो कि एक तो होता है, आपने बोला अभी कि एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और ये तो बचपन में पढ़ रखा है हमने, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, हालांकि ये आपकी क्लास में भी है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो दूसरा है वो है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये दो तरह का जो न्यूट्रिशन है, एक तो ये तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर देयर फूड बाय आउन, मतलब खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। अब ये जो कि अपना खुद प्रिपेयर कर लेता है, और हम देखो हेट्रोट्रॉफ में आते हैं हम, तो हम तो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर फूड, मतलब खाने के लिए भी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। मतलब पेड़ काटते रहते हो ना, जो पेड़ काटते कुछ लोग, तो पेड़ काट रहे हैं इसका मतलब कि एक तरह से अपना खाना ही काट रहे हैं। अब आप बोलोगे अच्छा हम तो नॉनवेज खाते हैं तो फिर इसमें क्या है,
दिक्कत ये है जब नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज जो है यानी अगर मान लो गोट वगैरह खा रहे हो या फिर जो भी चीज खा रहे हो, जो नॉनवेज चीजें खा रहे हो, वो जो नॉनवेज वो क्या खा रहा है बताना। अब पेड़ ही नहीं है तो वो क्या खाएगा, और वो नहीं कुछ खा पाएगा तो आप क्या खाओगे, कुछ समझ ही नहीं आया। तो मतलब समझने वाले समझ गए जो समझदार है। प्रिपेयर देयर फूड बाय आउन, और जबकि ये जो डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। अच्छा, जब ये खुद अपना फूड बना लेते हैं यानी कि अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूस यानी बनाना, तो ये प्रोड्यूसर है, फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं। मतलब ये असली प्रोड्यूसर है, फिल्म के प्रोड्यूसर तो नकली वकली हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के असली प्रोड्यूसर है क्योंकि ये खाना बना रहे हैं एक तरह से। तो ये क्या आ गए, ये प्रोड्यूसर में आ गए। और ये चीज आप याद रखना क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे बहुत काम आएगा। एंड क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनके फूड को, इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं, मतलब इसको अब हम हो गए कंज्यूमर, क्योंकि हमने इसको कंज्यूम करा तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूम करता है, मतलब जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर, एंड उसका हम यूज कर रहे हैं फूड जो उसने बनाया, उससे हेल्प ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, मतलब हम क्या हो गए, कंज्यूमर एक तरह से। तो ये चीज तो समझ आई। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल आपको पता है क्या, ऑटोट्रॉफिक कौन कौन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऐसे जो मतलब जो इस प्रोसेस से जो फूड बनाते हैं ना खुद अपना, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ही प्रोड्यूसर होते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो बाकी जो बच गए हम यानी कि, तो वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो बंदे ऐसा करते हैं उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो बंदे ऐसा करते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे कि प्लांट्स, और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी होते हैं, सम एल्गी, जो जैसे आप जाते हो ना, जब पानी वगैरह के पास जाते हो तो पैर फिसल जाता है, हरे हरे रंग की काई जमी होती है, तो वो एल्गी है, वो ग्रीन रंग की है या नहीं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर रही है भाई। और इसके एग्जांपल में क्या आ गया हेट्रोट्रॉफ में, इसमें तो पहले हम ही आ गए, ह्यूमन, या फिर एनिमल्स भी बोल सकते हैं, एनिमल्स। और कौन आ गया इसमें, और आ गए कुछ फंजाई, सम फंजाई, फंजाई बल्कि सारे फंजाई आ जाते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ समझ आ गया। अच्छा, अब देखो, जो ये ऑटोट्रॉफ है इनके पास क्या ऑप्शन है, इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपना खाना खुद बनाए। तो अब इनके पास उसमें भी दो ऑप्शन है कि खुद खाना कैसे बनाए। एक तो हो सकता है कि वो लाइट एनर्जी से बना ले, यानी लाइट एनर्जी यानी सन की अल्टीमेट सोर्स को यूज करे, वहां से ये खाना बना ले अपना, यानी फोटोसिंथेसिस करे। दूसरा हो सकता है कि ये केमिकल्स के थ्रू अपना फूड बनाए, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो ऑप्शन है। एक तो है कि फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफ करो यानी कि लाइट के थ्रू, और दूसरा है कि केमिकल्स के थ्रू अपनी फूड को बनाओ यानी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स करो। तो ऑटोट्रॉफ्स के टू टाइप्स कौन से हो गए, लिखना, टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के टू टाइप्स कौन कौन से हैं बताओ मेरे को। ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो पे बैठ के ट्रॉफ्स, वो टू टाइप्स के होते हैं, पहला दूसरा। पहला जो है वो है फोटोसिंथेटिक, फोटो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरा है वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखो, कीमो यानी केमिकल, सिंथेटिक यानी बनाना, ऑटोट्रॉफ तुम्हें पता ही है, ऑटोट्रॉफ्स। इसको हम शॉर्टकट में फोटो फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। सिंथेटिक वर्ड हटा दिया ना, इसमें भी सिंथेटिक वर्ड हटा दो तो क्या बचेगा, कीमो कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब ये कौन कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो प्रिपेयर प्रिपेयर कर लेते हैं अपना फूड, प्रिपेयर देयर आउन फूड विद हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी से। लाइट एनर्जी से अपना फूड बना लेते हैं भाई साहब, ये तभी तो इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कह रहे हैं। जबकि ये जो है प्रिपेयर आउन फूड बाय या फिर फ्रॉम
केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से ऐसा करते हैं। और इसके एग्जांपल्स पता है क्या है? इसके जो एग्जांपल्स है वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर एग्जांपल ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार सुन लो। और इसके एग्जांपल्स कौन है? लाइट एनर्जी से कौन बनाता है? तो वही है एग्जांपल कौन? अपना प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स इसमें आ गया। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, जो लाइट से यूज करते हैं एक तरह से, तो वो हो गए ग्रीन प्लांट्स। और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया किसमें आते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। मतलब उनको केमिकल एनर्जी चाहिए अपना फूड बनाने के लिए, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ये हेटेरोट्रॉफ नहीं है, ये केमिकल एनर्जी चाहिए इनको, और ये इन्हें लाइट एनर्जी चाहिए। एनर्जी दोनों को चाहिए, बट एनर्जी का फॉर्म अलग अलग है। एक को लाइट एनर्जी चाहिए, एक को केमिकल एनर्जी चाहिए, तब जा करके वो अपना फूड बना पाएंगे। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो तो दो टाइप्स के हो गए, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का हो गया, एक फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक। अब ऐसे ही बिल्कुल होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो तीन तरह का होता है। कौन कौन से तीन तरह के? देखो तीन तरह के कौन कौन से होते हैं। एक होता है सैप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक, और एक होता है होलोजोइक। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, लिख लेते हैं ऊपर, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तीन तरह का होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एग्जाम में पूछा गया, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं या फिर कैसे भी पूछ लेते हैं, उनकी मर्जी है। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, तो बताया था कि वो अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, दूसरा से ले लेंगे। अब ये तीन तरह के होते हैं। एक तो ये होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा ये होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो तीसरा है वो ये होते हैं पैरासिटिक, पैरासाइट। हाँ, बहुत खतरनाक होते हैं तो पैरासिटिक, इसको पैरासाइट बोलते हैं, इसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, इसको होलोजाइट्स बोलते हैं। तो अब देखो ये तीन तरह के हो गए। होलोजोइक में क्या होता है? ध्यान से सुनते जाना, बस सिर्फ सुनते जाना। होलोजोइक न्यूट्रिशन लिखना भी है सिर्फ सुनना। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये क्या करते हैं ना, पूरी की पूरी जो फूड है, पूरा फूड अपने अंदर इंजेस्ट कर लेंगे, इंजेस्ट, इंजेस्ट कर लेंगे होल फूड को, पूरा फूड इंजेस्ट कर लेंगे। एंड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब इनसाइड, और उसको अब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करेंगे, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एग्जांपल्स सुनना ध्यान से। अमीबा, वही ना जिसका कोई शेप नहीं होता, टू 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 करके हो जाता है वो, हाँ वही अमीबा। और है पैरामीशियम, पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम, जो चप्पल की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? चप्पल, चप्पल की तरह दिखता है ना, इसके बारे में वैसे देखेंगे हम। और हम यानी ह्यूमन, ह्यूमन ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं हम सब। ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन है, अमीबा और पैरामीशियम भी। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं भाई? सैप्रोफाइटिक कुछ नहीं, देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं, फीड करते हैं यानी खाते हैं, यानी कि फीड डेड और डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं। अब इनकी देखो क्या कमाल की बात है, देखो बड़े आलसी है, क्या करते हैं? बाहर ही तोड़ लेंगे। यानी अगर आप इसको रोटी दोगे ना खाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा इंसान ऐसा होने लगता, मान लो कि उसको रोटी देते और वो रोटी को पहले बाहर काटता, मतलब उसको रोटी दे दो। सोचो, इमेजिन करो कि आपके घर में ना कोई, मान लो आपके चाचा आए, तो आपने उसे रोटी दी, उन्हें रोटी दी खाने के लिए, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने बोला बेटा कैंची लेके आना, उन्होंने काट दिया, रोटी को काट दिया, और फिर वो अपने अंदर ले रहे हैं। यानी कि उन्होंने बाहर उसको उसको स्मॉलर वन में तोड़ा, यानी कि उसको काटा, छोटा छोटा करा, यानी डाइजेशन बाहर करा, और उसको एब्जॉर्ब अंदर कर रहे हैं। तो ऐसे ये करते हैं सैप्रोफाइट्स, क्या करते हैं? डाइजेस्ट एक्सटर्नली, एक्सटर्नली यानी बाहर डाइजेस्ट करते हैं भाई, और एब्जॉर्ब इंटरनली, और अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, देखना एग्जाम्पल कौन है। जैसे फंजाई, फंजाई में लाइक ब्रेड पे आपने देखा है कुछ सफेद सफेद रंग की जब जम जाती है तो ब्रेड एकदम खराब सा हो जाता है जब, तो फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड के ऊपर जो फंजाई होते हैं उसे कहते हैं ईस्ट,
ईस्ट, ये क्या होता है? ईस्ट दारू बनाने के लिए काम आती है, अब तो याद ही हो जाएगा ये तो। ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। हाँ भाई मशरूम, वही जो बाजार से लेकर के खाते नहीं हो मशरूम, हाँ वो भी ऐसे करता है, आलसी है वो। एक्सटर्नली पहले कर लेगा, फिर उसके बाद अंदर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अंदर नहीं करना चाहता वो कुछ। हालांकि होता क्या है, पहले अंदर उसको फूड खाना चाहिए था, तो बाहर ही कर रहा है सब कुछ, मतलब बाहर उसने डाइजेस्ट करा, अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब पैरासिटिक क्या होता है? ये अपने न्यूट्रिशन को जो है डिराइव करते हैं एनिमल्स और प्लांट से। डिराइव, डिराइव न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करेंगे, देखना ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है ये। डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स है ना, अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर लेंगे। और कमाल की बात यह है, सारा खून चूस लेंगे, सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे और उसको मरने भी नहीं देंगे। वैसा ही होता नहीं कि ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा, वैसा ही है। तो इसने सारा का सारा एनर्जी खींच लिया। तो डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट विदाउट किलिंग देम, मतलब उसको मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके सर पे जुए हैं? नहीं नहीं, मेरी बहन के सर पे है। हाँ तो सुनो, तो एग्जाम्पल कौन कौन आ गया? लाइस, जुए, टिक्स मतलब एक तरह का कीड़ा होता है ये, लाइस मतलब जुए, टिक्स मतलब कीड़ा हो गया एक तरह का। तो ये सब होते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है कसकटा। कसकटा, क्या कटा? कसकटा। और इसको बोलते हैं अमरबेल। बहुत मस्त है प्लांट, मतलब ये ना ग्रीन नहीं है, ग्रीन प्लांट नहीं होता ये ना, मतलब जो प्लांट होते हैं पहले से उससे न्यूट्रिशन को खींच लेता है। तो पैरासिटिक हुआ एक तरह से, है ना, पैरासिटिक ही है। लाइस्टिक और लीच, लीच वही लीच, जोंक जो नमक डालते गायब हो जाता है, हाँ हाँ वही। टैप वॉर्म, टैप वॉर्म चप्पल जैसा एक कीड़ा दिखता है, कीड़ा, पैरामीशियम की बात नहीं कर रहा, वो कीड़ा नहीं है। और इसकी बात कर रहा हूँ टैप वॉर्म, मतलब एक तरह से ये वॉर्म होता है, कीड़ा। तो बहुत ही भयंकर होता है ये, मतलब देखो उससे भयंकर तो मुझे लीच लगता है कि अगर वो चिपक गया तो खून चूस के ही निकलेगा, मारेगा भी नहीं हमें जिंदा, मतलब ये चाहता भी नहीं कि हम मरे, लेकिन खून सारा चूस लेगा हमसे। हालांकि वो अलग बात है कि लीचिस जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो वो तो ठीक है। तो लीचिस जब आए तो हम क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं उस पर, उससे वो ना उसका कलर सफेद हो जाता है और थोड़ी देर में वो मर जाता है। तो ये सारे के सारे हो गए हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी में ना सब दे रखा है, ये सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है, एग्जांपल्स के साथ लिखा है। बट उन्होंने एक जगह भी ये बोला ही नहीं, मतलब मुंह बंद है उनका, पता नहीं क्यों, एक भी जगह उन्होंने बोला ही नहीं कि ये होलोजोइक है, कि सैप्रोफिटिक है, कि पैरासिटिक है। और एग्जाम में पूछ लिया कि पैरासिटिक कौन सा है, होलोजोइक कौन सा है, सैप्रोफिटिक कौन सा है बता दो, ये पूछ लिया एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ हिंट नहीं दे रहे। तो भाई सिर्फ एनसीईआरटी से थोड़ा ना कुछ होगा, हाँ एनसीईआरटी सही है ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करना होगा, जो कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको खुद कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारे के सारे हो गए। अब देखो, जो एनिमल्स और प्लांट जो फूड अंदर लेते हैं ना, वो जो फूड लेते हैं उसको ग्लूकोज बोलते हैं। और वो ग्लूकोज को अगर एक्स्ट्रा हो जाए, मान लो जैसे हम हमारे घर में मान लो खाना हमने ज्यादा खरीद लिया, तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं। तो पन्नी में स्टोर करके फ्रिज में रख लेते हैं, या फिर फ्रिज में डायरेक्ट रख लेते हैं। वैसे ही ये जो होते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं। और ये जो स्टोर करके रखते हैं ना, दोनों अलग अलग तरीके से रखते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में रखते हैं। मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, कि स्टार बना के लिख लो। पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो एनिमल्स है और प्लांट्स है, बहुत शॉर्टकट तरीके से लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो लिखो कि फूड स्टोर, फूड स्टोर, फूड मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है ना उसको स्टार बना के लिख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड जो है वो स्टोर होता है, एग्जाम में पूछा है। फूड स्टोर जो होता है वो एनिमल्स में अलग तरह से होता है, अलग फॉर्म में होता है, और प्लांट्स में अलग फॉर्म में होता है। एनिमल्स में ये होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन मसल्स वगैरह में होता है, ये फैट वगैरह इन सब सेल्स में, मतलब बेसिकली मसल में ज्यादा होता है। और प्लांट्स में जो ये होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च। एग्जांपल बताऊं, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की झोपड़ी में सो रहे थे। तो आलू स्टार्च होता है उसमें, आलू के अंदर। और एनिमल्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो
स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, वो प्लांट कर रहा है आलू जैसे एग्जांपल हो गया, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है बहुत सारा। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट बस। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अरे छठी सातवीं क्लास में पढ़ा नहीं है क्या कि जो फूड होते हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब, विटामिन ए बी सी डी ऐसे करके पूरी ए बी सी डी जेड तक है, जेड नहीं होता। तो इस तरह से जो विटामिन मतलब फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो ये सारी चीजें हमने देख ली, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप देख लिए। तो एक बार यहाँ तक ना फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब मैं जब मैं आगे जाऊंगा तो थोड़ा सा कुछ एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने देखा कि लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसके अंदर। फिर हमने ये देखा कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों हो रही है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस हो रही है, जो कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी है उसमें, है ना। 4 प्रोसेस मेन है जो कि हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। फिर हमने न्यूट्रिशन में देखा, न्यूट्रिशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक भी 2 तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। और जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफाइट, तीसरा होता है पैरासिटिक। एंड उसके एग्जांपल्स और कैसे कैसे वो करते हैं सब कुछ। अच्छा ये बताना मेरे को कि कमेंट में इसका आंसर दोगे कि कौन ऐसा होता है जो फूड का डाइजेशन बाहर करता है, यानी उसको तोड़ेगा बाहर, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करेगा अपनी बॉडी के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं, या होलोजाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, कमेंट करके बताना इसका आंसर। तो अब जो हम आगे देखने जा रहे हैं वो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस। और उसमें हम जो लाइट एनर्जी से जो प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स अपना फूड किस तरह से बनाते हैं, न्यूट्रिशन को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन इज द ऑब्टेनिंग फूड, फूड किस तरह से लिया जा रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं। तो फूड लेने की प्रोसेस या फूड बनाने की जो प्रोसेस है प्लांट्स की, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मेकिंग ऑफ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिटेल में देखने वाले। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बचपन में जो पढ़ी होगी ना वो तो ठीक है, उसको छोड़ो अब, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब समझेंगे हम कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है। तो देखो पहले इसके हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आप एक छोटा सा काम करना, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये क्या करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है तो उसके लिए हमें 4 चीजें चाहिए। कौन कौन से 4 चीजें चाहिए, हमें चाहिए CO2 और हमें चाहिए वाटर, 2 चीज हो गई। तीसरा मुझे चाहिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और मुझे चाहिए सनलाइट, यानी धूप भी आना चाहिए, वो जादू जादू में होता नहीं धूप, वैसे इसे धूप भी चाहिए। तो CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। एंड इससे होता क्या है कि CO2 जो है उसका रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि C6H12O6 आ जाता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन गैस निकलती है और वाटर भी निकलता है। तो अगर इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करनी है तो आप बैलेंस कर सकते हो इसको, 6 12, यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, 6 अब ये बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये चीज हमें समझनी है, तो ध्यान से सुनना। स्टेप 1, पहला कदम, जिंदगी में पहला कदम रखना बहुत जरूरी है हर चीज में। तो स्टेप 1 क्या है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्टेप 1, सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल में करेगा। तो मैं लिखूंगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करा बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से ना इसने, मतलब जैसे क्लोरोफिल समझते हो क्या होता है, देखो पत्ती जैसे अगर है, पत्ती 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 पत्ती, ये अगर पत्ती है कोई, चिनिंग 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 ऐसे बनती है, पत्ती भी नहीं बनती है आपसे, है देखो ये पत्ती है। तो यहाँ पे ना जो हरे हरे जो रंग होते हैं ना, स्पॉट्स होते हैं, हरे हरे स्पॉट्स यानी बिंदु बिंदु हरे हरे, उसके अंदर जो हरा जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, ये जो हरा जो एरिया इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ना एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, कैसा पिगमेंट, ग्रीन रंग का पिगमेंट भाई, ग्रीन होता है तभी तो हरा दिखता है। तो एक ग्रीन पिगमेंट है, पिगमेंट यानी कलर वाली कोई चीज। जैसे अगर होली में खेल रहे हो तो गुलाबी कलर की होली, तो रंगोली
डालते हो ना कलर, तो वो पिगमेंट है, इस तरह से मान लो ग्रीन पिगमेंट है ये। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है इन एक सेल ऑर्गेनिल है। सेल पढ़ा था चैप्टर 9th क्लास में, पढ़ा था कि नहीं? नहीं पढ़ा तो वन शॉट देख लेना एक बार जा करके। बोला 9th का क्यों देखूं मैं जा करके, भाई बेसिक है एकदम वो। तो जो सेल ऑर्गेनिल, एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनिल होता है जिसका खुद का डीएनए होता है ना, पता है ना, खुद का डीएनए होता है उसका, और खुद का राइबोसोम भी होता है। तो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। आया समझ? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जगह हो गई हरी हरे रंग की छोटी छोटी जो पिगमेंट है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब सेल के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ा ही है पिछले साल। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, उसने क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करा लाइट को, जो लाइट आ रही है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करा। अब वो एक एनर्जी ही तो है, तो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या करेगा ये स्टेप नंबर 2 में, स्टेप टू स्टेप 2 में इसने एब्जॉर्ब तो कर लिया। अब ये जो लाइट एनर्जी है ना, इसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा इसको। मतलब जो लाइट एनर्जी इसके पास आई, सूर्य से आई, उसको अब इसने केमिकल में चेंज कर दिया। केमिकल मतलब आप कह सकते हो एनर्जी बना दी, केमिकल एनर्जी बना दी। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर को भी तोड़ेगा अभी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब वाटर को इसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनो, आप देखो, अगर ये इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होता तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास कैसे जाता, और अगर ये इसके पास नहीं जाता तो ये C6H12O6 कैसे बनता? सोचो, अब सोचो जरा सोचो। और ये ऑक्सीजन अगर अलग नहीं होता तो वो वहां पे अलग कैसे दिख रहा होता? नहीं दिख रहा होता ना। तो इसीलिए यहां से देखो, हाइड्रोजन इसके पास आ गया और ऑक्सीजन इधर हो गया, तो O2 बन गया ना वो। मतलब ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बात हमें पता है। तो ये प्रोसेस हुई है एक्चुअल में। अब स्टेप नंबर 3 में भी कुछ होता है। अभी तक क्या हुआ, एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, लाइट को केमिकल में चेंज कर लिया, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब स्टेप नंबर 3 में ये क्या करेगा कि अब जो हाइड्रोजन इसको मिली है ना, देखो ऑक्सीजन को तो अलग कर दिया, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में कर दिया उसको, यही तो हम लेते हैं, यही तो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन तो लेते हैं। और जो हाइड्रोजन है उसकी हेल्प से इसने रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन कर दिया ऑफ CO2 का। और जब इसने रिडक्शन करा CO2 का तो CO2 बन गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बना दिया इसने। तो अब क्या क्या स्टेप हुई, एक बार फिर से रिवाइज करो, याद करो। पहले नंबर पे ये हुआ कि उसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करी, फिर लाइट एनर्जी जो आई इसको केमिकल में चेंज करी, उसकी वजह से उसने वाटर को तोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन को उसने CO2 में ऐड करके रिडक्शन करा और फिर उसकी वजह से उसका ग्लूकोज बन गया। यही 3 प्रोसेस हुई है, 3 स्टेप यही हुई है। तो ये वाली स्टेप जो है आपको याद रखनी है, और एग्जाम में ना 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ऐसे कहते हैं एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, मतलब वो छोटा सा लिख के निकल लेंगे एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, वहां पे 3 मार्क्स लिखा होगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा फिर। और एक बात याद रखो मेरी, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 3 नंबर का है, चाहे 5 नंबर का है, चाहे 4, कितने भी नंबर का है, और अगर आपको फोटोसिंथेसिस वर्ड दिख गया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर पूछा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ये वाले रिएक्शन चेप के आ जाना वहां पे, बस ज्यादा नहीं सोचना। तो ये वाली रिएक्शन एकदम अच्छे से याद कर लो। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है ना, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस वाला, तो मुझे ये बताओ कमेंट में कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये किस तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बताओ। फोटोसिंथेसिस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कमेंट करके बताओ, टाइम स्टैम्प लगा देना एंड कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो देखो, अब स्टेप तुम्हें पता चल गए, पूरी प्रोसेस समझ आ गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, यार तुम कह रहे हो क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, बट मैं नहीं मानता ये बात। मैं तो मानूंगा नहीं कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। तुम कह रहे हो कि CO2 इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं मानूंगा CO2 इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं मान रहे तो एक काम करो, क्लोरोफिल मतलब वो इंपॉर्टेंट है या नहीं,
या फिर CO2 इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो हम ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें एहसास हो जाए कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, एक्टिविटी 5.1 को देखते हैं और वहां से एक्सपेरिमेंट सीखते हैं कि एक्सपेरिमेंट है क्या। पहले एक चीज समझो आप कि ये जो प्रोसेस अभी फोटोसिंथेसिस की हुई थी, ये दिस इज नॉट नेसेसरी दीज प्रोसेस अकर इमीडिएटली, क्या बोल रहे हो समझ ही नहीं आ रहा, इमीडिएटली लिखते जाओ बस। दिस इज नॉट नेसेसरी दीज प्रोसेस अकर, दीज स्टेप्स या प्रोसेस अकर इमीडिएटली वन आफ्टर अदर। ये क्या बोल रहे हो, मतलब समझा दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो ये तीन प्रोसेस थी, कौन सी तीन प्रोसेस, एब्जॉर्ब करना लाइट एनर्जी को, एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल में, फिर लाइट को केमिकल में चेंज करना एंड उसको स्प्लिट करना वाटर को, फिर CO2 का रिडक्शन करना। तो ये जो तीन स्टेप है ना, जरूरी नहीं कि लगातार हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक हुई दूसरी हो गई, दूसरी तीसरी हो गई, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन में लगे कि पहली स्टेप दूसरी स्टेप तीसरी स्टेप, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा गैप हो, ये इमीडिएटली ना हो, इमीडिएटली यानी एक के बाद एक, यानी जल्दी से अचानक से ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं, डेजर्ट के प्लांट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं भाई, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी खास बात क्या, देखना ध्यान से सुनना। डेजर्ट प्लांट ऐसे होते हैं ना कि वो एक तरह से CO2 एब्जॉर्ब या फिर गेट, मतलब CO2 को लेते हैं, CO2 को लेते हैं एट नाइट, रात में। अच्छा ये बात है, तो वो रात में CO2 को लेते हैं और फिर पूरी रात बेचारे इंतजार करते हैं सुबह होने का कि सुबह हो जाए, एंड टेक या टेक लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल इन डे। और दिन में देखो कितना बड़ा गैप हो गया, अब इमीडिएटली हुआ ये स्टेप, एक के बाद एक हुआ लगातार नहीं ना, यानी कि पहले उसने क्या करा था, रात को CO2 लिया था डेजर्ट प्लांट ने, एंड वो सुबह होने का इंतजार कर रहा है कि कब सुबह हो और कब मैं क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं, वो कर रहा है, ऐसा ये चाहता है। तो इमीडिएटली स्टेप नहीं हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है कि एक के बाद एक ही अचानक से हो जाए, ये थोड़ा सा गैप के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लगातार होता रहे स्टेप। अच्छा अब ये समझते हैं कि जो क्लोरोफिल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये हो ही ना तो क्या ये मतलब जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की नहीं होगी क्या, सच्ची में नहीं होगी ये प्रोसेस। देखते हैं इसको, समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, कि ये जो क्लोरोफिल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके लिए आप जाओगे एक्टिविटी 5.1 में, और इसको मैं छोटे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप नोट्स में एक बार देख लेना कि किस तरह से इसको लंबा करके लिखा हुआ है। देखो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे नोट्स में थोड़ा थोड़ा। तो एक्टिविटी 5.1 में क्या हुआ, हमने ना एक वेरीगेटेड लीफ ली। वेरीगेटेड लीफ क्या होता है, कुछ नहीं, देखो अभी मैं बताता हूँ वेरीगेटेड लीफ क्या होता है। एक पत्ती ली मैंने, किसकी ली, मनी प्लांट की ली। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किसकी ली जाती है, मनी प्लांट की या फिर क्रोटोन की, ये प्लांट का नाम है। तो वेरीगेटेड लीफ क्या होता है, कुछ नहीं, वेरीगेटेड लीफ यानी कि ऐसे लीफ होते हैं, मतलब मान लो कोई पत्ती है, उस पत्ती में ना अलग अलग जगह पे हरे रंग के स्पॉट्स है, हरे रंग के स्पॉट्स है, हरे रंग के, तो उसको हम कहते हैं वेरीगेटेड। मतलब पूरी पत्ती हरी नहीं है, कहीं कहीं पे हरी है और कहीं कहीं पे नहीं है, तो उसको वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रख दिया। मुझे ना क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। फोटोसिंथेसिस अगर होती है तो ग्लूकोज बनता है, एंड ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में मतलब इकट्ठा होता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो वेरीगेटेड लीफ पहले से है इसके अंदर मैं फोटोसिंथेसिस नहीं होने दूंगा अभी। क्यों, क्योंकि भाई अगर फोटोसिंथेसिस हो गया तो स्टार्च बन जाएगा, एंड अगर स्टार्च बन गया तो मैं टेस्ट कैसे करूंगा अपना। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इसके अंदर स्टार्च है, करने क्या वालों में देखो, जब वेरीगेटेड लीफ में अगर स्टार्च नहीं होगा, पहले से हुआ तब तो वो टेस्ट हम करेंगे, स्टार्च का टेस्ट, स्टार्च का जब हम टेस्ट पॉजिटिव वाला करेंगे तो अगर ऐसे लीफ डाल दी तो ये बोलेगा कि हाँ स्टार्च है, तो हम एक्सपेरिमेंट कैसे समझ पाएंगे।
इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ये वेरिगेटेड लीफ है इसको डार्क में रख देते हैं। नहीं आएगा समझ में, देखो फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैंने वेरिगेटेड लीफ को ऐसे ले लिया, तो उसके अंदर पहले से स्टार्च है, एंड मैं उसका जब टेस्ट करूंगा, आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए, तो वो बताएगा कि स्टार्च है। तो इससे तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट जो मैं अब करूंगा उसका कोई फायदा नजर आएगा? नहीं आएगा। जो मैं अब करने वाला हूँ उसका फायदा मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये तब भी स्टार्च दिखाएगा एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टार्च दिखाएगा। तो अगर मैं सीधा डायरेक्ट स्किप मारूंगा, डार्क में नहीं रखूंगा, डार्क में रखने से क्या होगा, उसके सारे स्टार्च खत्म हो गए, अब नया नया स्टार्च बनेगा। अब देखो क्या होगा, ये जो डार्क में रखा मैंने, अब इसको मैंने फोटोसिंथेसिस कराया, बाद में डार्क में रखने पे अब इसको फोटोसिंथेसिस कराया। बिल्कुल ऐसा ही है। मान लो मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक ग्लास दिया, इसके अंदर पानी डालो, इसके अंदर 1 लीटर पानी डालो, तो आप क्या करोगे, पहले ग्लास को खाली नहीं करोगे, पहले खाली करोगे ग्लास को तभी तो पानी डालोगे। मैंने 1 लीटर पानी के बाद डालने के लिए बोला, अब मान लो इसमें पहले से कुछ पानी है और आप 1 लीटर और डाल दो, तो गिलास में क्या 1 लीटर पानी होगा? नहीं, ज्यादा होगा ना। तो पहले जो पानी रखा है उसको हटाओ, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो पहले स्टार्च है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डार्क में रख देंगे, ताकि सारा स्टार्च जो है वो खत्म हो जाए, मतलब वो अपने आप कंज्यूम कर लेगा। फिर उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करने से क्या हुआ, स्टार्च आ गया, इसके अंदर स्टार्च आ गया। फिर स्टार्च का मैंने आयोडीन टेस्ट करा, आयोडीन टेस्ट। अब मैंने ये देखा कि जहां जहां पत्ती में जो ये हरे रंग के स्पॉट्स थे ना, हरे रंग के स्पॉट यानी धब्बे थे हरे रंग के, वो वॉयलेट कलर के हो गए, वॉयलेट। और वॉयलेट तो जब ही होता है भाई जब इसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर इसमें स्टार्च होगा तभी तो वॉयलेट आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। यानी वॉयलेट आने का मतलब ये है, आयोडीन मैंने उस पर डाला तो वॉयलेट आने का मतलब ये है कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, यही इसका मतलब है। तो ये कहाँ कहाँ मुझे मिला स्टार्च, मुझे स्टार्च वही मिला जहां पे ये हरे रंग का था, जहां पे ये हरे रंग का था बस वही मिला, और कहीं नहीं मिला मुझे स्टार्च। ये सब जगह हरी नहीं है तो यहाँ मुझे स्टार्च मिला नहीं। तो मैंने देखा जब हरे जगह पे मिल रहा है स्टार्च प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट, जब ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, यही है ना इसका मतलब, कि अगर स्टार्च ग्रीन वाले पार्ट में ही बने हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ होगा ग्रीन वाले पार्ट में, तभी तो वही स्टार्च बने हैं। तो इसीलिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। अगर ये हरा वाला पार्ट होता है, देखो यहाँ यहाँ हरा वाला पार्ट है ही नहीं, तो यहाँ बिल्कुल स्टार्च भी नहीं बना, लेकिन यहाँ हरा पार्ट है तो इधर स्टार्च बना है, यानी स्टार्च वहां बन रहा है जहां क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये मुझे प्रूफ हो गया और मुझे यहाँ पे चीज समझ आ गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये जो CO2 है ये भी इंपॉर्टेंट है क्या? तो अब मैं इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा जो है एक्टिविटी 5.2। तो एक्टिविटी 5.2 देखो, आप देखोगे इसमें किस शीशे से एक मतलब वो है क्या कहते हैं प्लांट, उसको कवर कर दिया। तो इम्पोर्टेंस देखेंगे हम यहाँ पे CO2 की, CO2 की क्या इम्पोर्टेंस है। CO2 की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप एक्टिविटी 5.2 में देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया। मान लो एक एक प्लांट्स इधर है, एक प्लांट्स इधर है और एक प्लांट्स इधर है, दो प्लांट्स लिया। एक जो प्लांट्स है ना उसके पास इन्होंने KOH रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे कुछ नहीं रखा, और इसको शीशे में बंद कर दिया और इसको भी शीशे में बंद कर दिया। अब देखो क्या होता है कि इसको इस तरह से सील पैक कर देते हैं ना कि बाहर से कोई CO2 अंदर ना आए। ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपको रीड करनी है, फिर इसके बाद बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, बस इसका कंक्लूजन याद रखना कि कंक्लूजन क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। कंक्लूजन ये है कि CO2 इंपॉर्टेंट है बस। अब देखो सुनो क्या हुआ इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, मतलब दोनों पौधों को हमने कांच के अंदर रख दिया, बट एक में हमने KOH का पाउडर रखा है, एक में नहीं रखा। इसमें हमने KOH का पाउडर नहीं रखा, बट इसमें KOH का पाउडर रखा है। तो KOH करता क्या है, KOH एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। इसके पास देखो अगर इसके अंदर कोई CO2 होगा कांच के अंदर, पहले से भी तो कोई हवा होगी ना, तो उसको मैं ऐसे पैक कर दूंगा, तो कांच के अंदर जो हवा होगी हवा में CO2 भी होगा, तो वो CO2 सारा का सारा KOH अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी वजह से ये सारा का सारा CO2 इसके अंदर होगा ही नहीं। अब CO2 जब नहीं होगा, और ये कांच के ग्लास में हमने इसलिए रखा ताकि इसको सनलाइट मिलते जाए, इसको भी सनलाइट मिल जाए, मतलब सब कुछ मिल रहा है, पानी वगैरह सब कुछ है,
सनलाइट वगैरह सब दे रहे हैं, बट CO2 नहीं दे रहे। और CO2 किस तरह से नहीं दे रहे कि जो CO2 इसके अंदर था उसको अब इसने KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, जबकि इसके अंदर अभी भी CO2 है। और इस CO2 क्यों है? क्योंकि भाई इसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, इसको सोखने वाला कोई है ही नहीं, जबकि इसको सोखने वाला ये पाउडर है, इसने सारे के सारे CO2 को सोख लिया अपने अंदर। तो अब हुआ क्या ना कि इसके अंदर जो KOH वाला पाउडर है, इसके अंदर ये वाला KOH वाला पाउडर जिसमें हमने रखा था इसके अंदर, तो इसने सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो वो स्टोर कैसे होगा, यानी स्टार्च नहीं बना। स्टार्च स्टार्च डू नॉट फॉर्म। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसने KOH ने CO2 सारा एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 एब्जॉर्ब कर लिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च कहाँ से आएगा। तो जहां पे मैंने KOH पाउडर रखा है वहां पे स्टार्च फॉर्म नहीं हो रहा, जबकि इसमें स्टार्च फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि हाँ भाई CO2 भी इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये बात तो सही है। क्योंकि इसमें CO2 जब नहीं था तो स्टार्च बना ही नहीं, इसमें जब CO2 था तो स्टार्च बन गया, यानी CO2 इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि जो CO2 है ये प्लांट्स अपने अंदर लेता कहाँ से? मतलब प्लांट्स के अंदर तो नाक है ही नहीं, नोज वगैरह है ही नहीं, ना उसके अंदर कोई कान है, तो कुछ है ही नहीं जिस तरह से जहाँ कोई ऐसा हो जिसकी वजह से वो अपने अंदर CO2 ले। तो ऐसा कुछ है या नहीं, एक बार ध्यान से सोच के देखो। क्या 9th में ऐसा कुछ पढ़ा है, कोई छेद वगैरह पढ़ा है छोटा सा जिससे अंदर चला जाता है गैस वगैरह? याद आ रहा है कुछ? हाँ याद तो आ रहा है, स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा याद आ रहा है। तो स्टोमेटा इज बेसिकली राजमा है, राजमा ये क्या है? हाँ भाई राजमा जैसा ही होता है, दिखाता हूँ अभी देखो स्टोमेटा कैसा होता है। किडनी भी राजमा जैसी होती है, स्टोमेटा भी राजमा जैसा होता है। कहीं स्टोमेटा एक्सक्रीशन तो नहीं करता? अबे क्यों उल्टा पुल्टा मत कनेक्ट कर, ठीक है। अब देख ध्यान से सुनो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टोमेटा है, मतलब मैंने पूछा कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2, प्लांट जो है CO2 को कैसे ऑब्टेन करता है? तो इसके सरफेस पे लीफ के सरफेस पे क्या होता है? पोर होते हैं, पोर यानी छेद होते हैं स्मॉल, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमाटा स्टोमाटा माटा माटोमेटा स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा होता है? ऐसा ऐसा जुम 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 जुम। और ये गोल गोल क्या बना रहे हो? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा क्लोरोप्लास्ट। एंड जो ये है ये छेद, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। और जो ये दिख रहा है, ये जो राजमा जैसा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। तो ये तो समझ आ गया कि सरफेस जो लीव्स की जो सरफेस होती है, लीफ की जो सरफेस होती है यानी एपिडर्मिस, एक तरह से जो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस समझते हो? जैसे अगर मान लो ऐसे एक पत्ती है, तो इस पत्ती के ऊपर जो स्किन है, पत्ती की जो सबसे बाहरी स्किन है वो, और जो नीचे जो सबसे बाहरी स्किन है वो, ये भी तो बाहर की हुई ना, और ये भी बाहर की हुई। तो ये जो स्किन है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस होता है इसके ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटल पोर। और जो इसको जो एक तरह से ना, इसको ये ना बंद खुलता रहता है एक तरह से। मतलब अगर हमेशा सोचो हमेशा खुला रहेगा तो इसको हमेशा तो CO2 चाहिए नहीं, और पहली बात तो ये कि हमेशा खुला रहेगा तो यहाँ से वाटर का लॉस भी होगा, यानी ये क्या करता है? ये वाटर लॉस भी करता है, वाटर लॉस भी करता है, वाटर लॉस्ट थ्रू दिस पोर। अच्छा वाटर लॉस करता है, तो एक बात बताओ, अगर वाटर लॉस करेगा तो सारा पानी अगर निकल जाएगा तो प्लांट के अंदर रहेगा क्या? प्लांट तो मुरझा जाएगा। तो इसको बंद करना जरूरी है या नहीं? जब इसको बंद करेंगे तभी तो पानी बाहर नहीं जाएगा, तो इसको बंद करना भी जरूरी है। तो इसको खोलना और बंद करना कौन डिसाइड करता? कोई तो होगा जो खोलेगा बंद करेगा। क्लोरोप्लास्ट करेगा क्या? क्लोरोप्लास्ट तो अपना फोटोसिंथेसिस में मग्न है, वो तो फोटोसिंथेसिस करने में लगा हुआ है। स्टोमेटल पोर करेगा क्या? अरे वो कैसे करेगा, वो तो खुद ही एक छेद है, वो छेद ऐसे हो जाएगा? नहीं, उसको मतलब कोई साइड में ऐसा होगा ना बंदा जो कि उसको पिचका देगा एक तरह से, जिसकी वजह से वो बंद हो जाएगा। तो वो है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या करता है? यहाँ पे हम लिखेंगे गार्ड सेल। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गार्ड सेल
रेगुलेट रेगुलेट करता है, ओपनिंग भी करता है, ये ओपन भी कर देता है और क्लोज भी कर देता है, क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ओपनिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर ये जो गार्ड सेल है, ये जो इस पूरे इसके अंदर मान लो पानी भर गया, पानी भर गया तो क्या होगा, ये फूल जाएगा। ओपनिंग ओपनिंग के टाइम पे क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, एक तरह से फूल जाएगा, यानी कि इसके अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, जैसे मान लो आपके पास ना ऐसे दो शेप के ऐसे गुब्बारे रखे हुए, गुब्बारे हैं, तो अगर उस गुब्बारे को मैं फुलाऊं तो वो ऐसे हो जाएगा और इसके अंदर छेद आ जाएगा, तो यानी ओपन है। अगर गुब्बारे को मैं पिचकाऊं तो छेद जो है वो बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, एकदम अच्छे समझ आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर फुला हुआ है तो ओपन है, पिचका हुआ है तो क्लोज है। यानी कि क्लोज कब है, जब वो श्रिंक है, श्रिंक यानी कि पिचका हुआ है, पिचका यानी कि जो वाटर है, वाटर वो बाहर चला गया सारा का सारा। जब गुब्बारे में से पानी बाहर चला जाएगा तभी तो गुब्बारा पिचकेगा, एंड गुब्बारा पिचकते ही क्या होगा कि वो बंद हो जाएगा, स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। तो कैसे, ये भी पूछा जाता है कि हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। अच्छा, ये जब भी क्लोज हो जाता है, इसका क्लोज होने का एक और रीजन होता है कि इसको डोंट नीड, अब इसको और CO2 नहीं चाहिए, और CO2 इसको चाहिए ही नहीं तब। और ये जो स्टोमेटा होता है ना, इसी से गैसेस एक्सचेंज भी होता है, गैस इसी से एक्सचेंज होते हैं, गैस अंदर बाहर इसी से जाते हैं। ऑक्सीजन गैस पता है इसी से निकल रही होती है, यहाँ तक कि CO2 भी इसी के अंदर से जारी होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी से हो रहा होता है। और एक और चीज याद रखो, नोट करके लिखो, नोट एक्सचेंज, ये स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, मैंने क्या बोला, लीव्स की सरफेस पे पाया जाता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ यहीं से होगा, नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है भाई, क्योंकि वहां भी छेद होते हैं थोड़े थोड़े। स्टोमेटा नहीं होंगे कुछ और, स्टोमेटा नहीं होंगे तो कुछ और होंगे ना, छेद होंगे, लेकिन स्टेम, रूट और लीव से तो होता ही है। तो गैसेस एक्सचेंज तीनों जगह से होता है, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है और लीफ से भी होता है गैसेस एक्सचेंज। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि CO2 कहाँ से मिल रहा है, बट अभी हमें ये नहीं पता चला कि वाटर कहाँ से मिलता है। तो वाटर तो सोइल से मिलता है, और सोइल से जो रूट होता है, एक चीज एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे, कि जो सोइल से वाटर को लेता है और पूरे के पूरे प्लांट्स में ऊपर पहुंचाता है, वाटर को सोइल से लेकर के प्लांट्स में कौन पहुंचाता है, वो कौन होता है, जाइलम होता है कि फ्लोएम होता है? तो कमेंट में बताना उसका आंसर। एक आपको ये बताना है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि कौन से फोटोसिंथेसिस, वो बताना है, और एक जाइलम या फ्लोएम कौन वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बता देना इसका आंसर। जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है। और जो नाइट्रोजन होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन एक तो हो सकता है कि नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में मिलता है, ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, मैं बता रहा हूँ, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में। और नोट्स एक बार देख लेना ध्यान से। एंड जो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, इस लायक बना देते हैं कि वो जो प्लांट्स है वो ले सके, तो उस तरह से वो नाइट्रोजन आता है। मतलब सोइल से भी नाइट्रोजन आ सकता है, उनके पास, प्लांट्स के पास नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे प्रोटीन बनाना होता है। एंड बैक्टीरिया भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट्स उसको बड़े आसानी से ले सके। और प्लांट्स किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेता है नाइट्रोजन को। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। बाकी अब देखो, ये जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है ये तो हमें एकदम समझ आ गया, लेकिन अभी एक चीज दिमाग में बची हुई है कि यार ये जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ये जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, और अमीबा पैरामीशियम तो छोड़ दो, हम अमीबा थोड़ी ना है, हमें तो इंटरेस्ट है हमारे में कि हम कैसे फूड डाइजेस्ट करते हैं, हम कैसे सारी चीजें करते हैं। तो इसको हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। जब तक के लिए आप DPP सॉल्व करना एंड अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू वेरी मच।